अच्छा देखो, हम लोग इस क्लास में कंसाइनमेंट कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को पूरा कंसाइनमेंट का इंट्रो और उसके साथ एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, वैसे भी आज थोड़ा लेट हो गया, तुम लोग का लॉ क्लास थोड़ा देर तक चला था। आज हम लोग डायरेक्ट चलो जो भी हमें करना है उसको कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो मैं तुम लोग का मैथ का ही मैंने लिया हुआ है। इलास्ट्रेशन 1 मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में, ये है इलास्ट्रेशन 2। तो इसमें देखो सेम ही क्वेश्चन है, जो इलास्ट्रेशन 1 था वही इलास्ट्रेशन 2 है, बट यहाँ पर बोला है सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी के बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है, तो क्या एंट्री होगा? नॉर्मली कंसाइनर के बुक्स में जो होता है वो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कंसाइनी वाला कम आता है, फिर भी पता होना चाहिए, इसीलिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी ये वाला हम लोग करेंगे। इन द बुक জার্নাল এন্ট্রি কি করা লাগে? পরীক্ষায় তো মনে হয় করা লাগে না। জার্নাল এন্ট্রি পরীক্ষায় বললে তো করতেই হবে। যদি অ্যাকাউন্ট শুধু বলে লেজার করতে তাহলে লেজার করবে, বাই চান্স যদি এখন জার্নাল এন্ট্রি বলে দেয় তাহলে করতে হবে। নর্মালি কনসাইনমেন্টে জার্নাল এন্ট্রি আসে না, নর্মালি লেজারই আসে। এখনো অবধি তো আসেনি। জার্নাল আসে বিলস অফ এক্সচেঞ্জের, সেল অফ গুডস অন অ্যাপ্রুভাল বেসিসের, এইসবের আসে, এগুলোর আসে না। फिर भी हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज है सिलेबस में, एक बार कर लेते हैं। बाई देखो कुछ गारंटी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली अभी तक कभी नहीं आया, इसमें सम्स ही आता है मैक्सिमम, मतलब सम्स मतलब वही लेजर, एक ही बात है। देखो, X sent on 1st July 2019 to Y goods 50,000, ठीक है, एंड स्पेंट 1,000 ऑन पैकेजिंग। ये सब X का खर्चा है। X कौन हो गया? कंसाइनर। ये देखो X कौन हो गया? कंसाइनर, क्योंकि X ने गुड्स भेजा है 50,000 का और 1,000 रुपया खर्चा किया है, तो ये दोनों खर्चा जो है वो X अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर चुका है, ठीक है। इससे Y का क्या लेना देना? कुछ नहीं। Y के पास जब आके पहुंचेगा वो अपना जो मनीटरी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज जर्नल एंट्री इज ऑल अबाउट मनीटरी ट्रांजेक्शन, और ये दोनों का दोनों मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एक्स रिलेटेड है, नॉट वाई, तो फिर नहीं आएगा। ऑन 3rd जुलाई 2090 वाई रिसिव्ड द गुड्स एंड सेंट हिज, ये रिसिप्ट किया है, ठीक है, रिसिप्ट किया है बट नॉट ए मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस टू एक्स फॉर 30,000 पेबल एट 3 months। अब देखो, एक्सेप्टेंस मतलब तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसके साथ पैरेलली पढ़ रहे हो। एक्सेप्टेंस मतलब वाई ने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब उसने बीपी को मान लिया है, तो इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है। किसने ड्रॉ किया होगा? एक्स ने। ऑब्वियसली क्यों होता है? एज ए सिक्योरिटी पर्पस होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में इंट्रो में तुम लोग को बताया था। 3rd जुलाई को तो एंट्री यहाँ पर शुरू होगा 3rd जुलाई से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3rd ऑफ, ये 3rd जुलाई को ही हुआ है ना, देख लेते हैं। 1st जुलाई वाई स्पेंट, वाई रिसिव्ड द गुड्स एंड सेंट हिज एक्सेप्टेंस। अच्छा, तो 3rd जुलाई, यहाँ 3rd जुलाई लिख देते हैं। तो बीपी आ गया, तो बीपी इसका लाइबिलिटी हो गया टू बिल्स पेबल, और किसने ड्रॉ किया? एक्स ने, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी। कितने का बीपी ड्रॉ हुआ है? 30,000। अच्छा, नेक्स्ट देखो, उसके बाद वाई स्पेंट। अब देखो वाई का खर्चा बता रहा है, हम लोग तो वाई के बुक्स में एंट्री करें। वाई ने 2,000 ऑन फ्रेट एंड कार्टेज पे, फ्रेट एंड कार्टेज, 500 ऑन गो डाउन रेंट एंड 300 ऑन इंश्योरेंस। लास्ट दिन जैसा ही है ना। तो बताओ इसका एंट्री वाई अपने बुक्स में क्या करेगा? वाई ने ये तीनों खर्चा किया है, टोटल भी कर सकते हो तुम लोग, टोटल कर लो 2,500 एंड 300। तो वाई ने टोटल 2,800 का अपने पॉकेट से खर्चा किया है, तो क्या एंट्री होना चाहिए? बताओ। एक्स टू बैंक। हाँ, एक्स टू बैंक, ठीक है। टू बैंक इसीलिए क्योंकि वाई के अपने पास से पैसा जा रहा है, तो बैंक मतलब 2,800 चला गया अपने पास से, ठीक है। अच्छा, और ये पैसा किससे ले लेगा? एक्स से। एक्स को डेटर बनाएगा, तो 2,800 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 3rd जुलाई लिखते हैं। 3rd जुलाई रिसीव हुआ है तो उसी दिन अनलोडिंग वगैरह किया होगा। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर ऑन 31st ऑफ डिसम्बर, उसके बाद ऑन 31st ऑफ डिसम्बर, अच्छा 3 months बाद तो हमारा बिल्स पेबल ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बिल्स पेबल 3 months बाद, यानी डेट कौन सा आया था? डेट कौन सा आएगा? एक मिनट, तुम लोग डेट बताओ, हम इसको बताओ डेट कौन सा आएगा? जुलाई में बिल ड्रॉ, 6 अक्टूबर, 7 सितंबर। अच्छा 6th या 7th, 6th आएगा ना, 3
3 दिन ऐड करोगे 6 आना चाहिए। गुड इवनिंग आयुष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, तो 6 अक्टूबर देखो, 6 अक्टूबर क्या हुआ, बीपी रिलीज हो गया, बीपी टू बैंक कितना हो जाएगा, 30,000 का था, ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 31 दिसंबर को अकाउंट सेल्स भेज दिया है कि मैंने 4/5 गुड्स बेच दिया है 55,000 में। तो 31 दिसंबर को क्या एंट्री करना पड़ेगा, अगर गुड्स बेच दिया है तो खुद को पैसा मिला होगा, लेकिन वो पैसा क्या करना है, दे देना है किसको, एक्स को, तो एक्स को क्रेडिटर बनाएगा 2x, और पैसा जो मिला उसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ कुछ बोला नहीं है तो हम लोग कैश सेल एज्यूम कर सकते हैं, और अगर कैश सेल नहीं एज्यूम करोगे तो डेटर लिख देना, ठीक है। अभी बोला नहीं है कुछ, हम लोग यहाँ पर कैश सेल या डेटर कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अगर कैश सेल है तो ये लिख दो बैंक, और अगर कैश सेल नहीं एज्यूम कर रहे हो तो डेटर लिख दो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक डेटर भी है जिसने बैड डेप्ट कर दिया है, कितने का, 600 का, तो उसका एंट्री क्या होगा, देखो डेटर ने बैड डेप्ट कर दिया है तो बैड डेप्ट होने से क्या एंट्री होगा, डेटर कम हो जाएगा, तो ऐसे लिखो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू डेटर हो जाएगा। और यहाँ पर डेबिट किसे करेंगे, एक्स को, एक्स को जो पैसा देना था, एक्स को कितना देना था 55,000, लेकिन उसमें से 600 हम लोग नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ बैड डेप्ट। और लास्ट में अकाउंट जो सेटल होगा वो मैंने देखो तुम लोग को लास्ट दिन ही दिखा दिया था, 16,100 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाए थे कि एक्स को मिलेगा वाई से, यहाँ पर रिवर्स एंट्री कर देंगे कि वाई एक्स को दे देगा, ठीक है। और इसके लिए हम और एक्स्ट्रा एंट्री नहीं दिखा रहे, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं दिखा रहे, ठीक है। लास्ट वाला ही सम्स है ना, तो यहाँ ही दिखा देते हैं हम। यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, टू बैंक पेमेंट कर देगा, किसको पेमेंट करेगा, एक्स को, कितना 16,100, लास्ट दिन वाला ही सम्स है ना, इसीलिए एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 16,100। तो नॉर्मली कंसाइनी के बुक्स में एंट्री बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ एंट्री, वैसे एंट्री ही बहुत कम पूछा जाता है, नॉर्मली लेजर ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन देखो जर्नल से लेजर होता है तो जर्नल हमारा ग्रिप रहना चाहिए। तो इलास्ट्रेशन 2 इलास्ट्रेशन 1 का ही था, दोनों क्वेश्चन को एक साथ देना चाहिए था इन लोगों को, एक साथ तो दिया नहीं है, फिर बोला है अलग अलग। गुड इवनिंग स्नेहाशीष। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 3 से चलते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 3, यहाँ से हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 1,000 toys consigned by Rosie and Company of Calcutta to Sahu of Srinagar at a cost of 150 each, ठीक है। तो 1,000 टॉय भेजा जा रहा है, कंसाइनर कौन है, जो गुड्स भेजता है उसे कंसाइनर बोलते हैं। कौन भेज रहा है, रोजी एंड कंपनी, ये कंसाइनर है, ये भेज रहे हैं 1,000 टॉयज, 1,000 खिलौना भेज रहे हैं, एक एक खिलौना 150 रुपए वाला है, ठीक है। और उसके बाद रोजी एंड कंपनी पेड फ्रेट देना है इन लोगों को, फ्रेट 10,000 पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं 1,500 ड्यूरिंग द वॉयज। वॉयज मतलब क्या होता है ना, जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मतलब वो मतलब जो शिप में जाता है प्रोडक्ट, तब उसे वॉयज बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो जो वाटर वे में होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वॉयज। 100 टॉयज वर टोटली डैमेज बाय फायर, ठीक है। जब जा रहा था जहाज में या शिप में तो 100 खिलौने जो है वो जल गए, ठीक है, आग लगने के कारण, एंड हैड टू बी थ्रोन ओवरबोर्ड, ठीक है, और इसे फेंक दिया गया, तो बेकार हो गया। 1,000 भेजा गया था, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे लॉस हो गया है कितना, 100, ठीक है। अच्छा, साहू टुक डिलीवरी ऑन द रिमेनिंग, तो बताओ 1,000 में से अगर 100 डिस्ट्रॉय हो गया तो रिसिप्ट कितना करेंगे, कितना सारा खिलौना आ सकता है, बताओ बताओ फटाफट बताओ। अगर 1,000 में से 100 लॉस, हाँ 900 पीसेस आ सकते हैं टॉय, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बोला गया है, देखो यहाँ पर साउथ टू डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी, तो इन्होंने कस्टम ड्यूटी पे किया 14,400, ठीक है। अच्छा, वन टाइप ऑफ टैक्स होता है, ड्यूटी का मतलब ही टैक्स होता है। अच्छा, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू रॉय एंड कंपनी फॉर 50,000 एज एडवांस पेमेंट, ठीक है। जैसे बिल्स ड्रॉ किया जाता है एज ए सिक्योरिटी, उसी तरह से एडवांस भी हम लोग दे सकते हैं। तो देखो साहू यानी जो हमारा कंसाइनी है उसने
डीडी बैंक ड्राफ्ट किया है, जैसे किसी एक क्लास में शायद मैंने डीडी डिमांड ड्राफ्ट का भी बात किया था, दैट इज द बैंक ड्राफ्ट। एक ही बात होता है, बैंक में जाके 50,000 का ड्राफ्ट ड्रॉ करके, मतलब ड्राफ्ट जो है वो रॉय एंड कंपनी के नाम पे कर दिया। इससे क्या होगा, रॉय एंड कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वहां पर जाके 50,000 जमा हो गया एज ए एडवांस पेमेंट, ताकि मतलब अगेंस्ट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ताकि ये जो इतने रुपए का प्रोडक्ट भेज रहा है, कितने का भेज रहा है, 1000 इंटू 15, ये 15 हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1,50,000। 1,50,000 के प्रोडक्ट के अगेंस्ट में 50,000 का एडवांस भेज रहा है। And letter sent an account sales showing that 800 toys had been sold. Account sales क्या होता है? Account sales वो होता है जो कंसाइनी एक पीरियोडिकल वे से कंसाइनर को भेजता है कि मैंने इतना सारा आपका सेल गुड्स जो है वो बेच दिया और मैंने ये खर्चा किया है, मुझे इतना कमीशन मिलेगा, ये अकाउंट सेल्स होता है। ठीक है, तो मैंने ये बताया भी था लास्ट क्लास में। तो 800 टॉयज हैज बीन सोल्ड एट द रेट ऑफ 220, तो इसमें से 800 बेच दिया है एट द रेट ऑफ 220 करके, तो बचेगा कितना, 100। 1000 भेजा था, 900 रिसीव हुआ, 100 लॉस्ट हो गया, 800 बिक गया, बचेगा कितना, 100। एक्सपेंसेस इनकट बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट एटसेट्रा अमाउंटेड टू 2000। साहू ने कस्टम ड्यूटी तो दिया था, उसके अलावा भी दो खर्चा किया है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट एंड go down rent 2000. Sahu was entitled to a commission of 5%, कमीशन मिलेगा 5%. One of the credit customer could not pay for 5 toys. तो एक कस्टमर था जिनको हम लोगों ने क्रेडिट में सेल किया था, मतलब साहू ने क्रेडिट में सेल किया था और जिसने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब बैड डेप्ट, नहीं दे पाया तो बैड डेप्ट हो गया। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, goods sent on consignment account, inventories on consignment account and Shahu's account in the books of Rosie and company। नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि कंसाइनर के बुक्स में प्रोबेबल जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो बनाओ, या फिर स्पेसिफाइड रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, in the books of Messrs Rosie and company, consignment account। अच्छा, कंसाइनमेंट और भी कुछ बोला है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अच्छा, और लास्ट बोला है, नहीं और भी दो अकाउंट है, इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। और एकदम लास्ट में बोला है साहू यानी कंसाइनी का अकाउंट। अरे एक मिनट रुको, एरो में पेन क्लिक हो गया। अच्छा, तो हम लोग कंसाइनर के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो कंसाइनर जब देखो यहाँ से देख के हम लोग करेंगे, सबसे पहले कंसाइनर ने 1000 टॉयज भेजा है 150 करके, तो कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम लोग को क्या करना है, जब भी कोई खर्चा होता है उसे डेबिट करो और इनकम या गेन होता है तो उसे क्रेडिट करो। तो अगर हम लोग गुड्स भेज रहे हैं 50,000 पीसेस 150 करके, तो ये हमारा खर्चा है, तो एंट्री होगा कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और एंट्री होगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और अमाउंट हो जाएगा 1000 इंटू 150, 1,50,000 का गुड्स भेजा गया है। ठीक है, मतलब टॉयज भेजा गया है। अब इसका क्रॉस एंट्री यहाँ कर लेते, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में क्या हो जाएगा, बाई कंसाइनमेंट
1,50,000। और इसका क्लोज कैसे होता है ये मैंने लास्ट दिन भी बताया था। पहले हम लोग को प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है, हमारा एक मेन बिजनेस होता है। कंसाइनमेंट हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमारा इनकम जो है और भी बढ़ा पाए हम लोग। और इसका और एक जो मतलब एडवांस प्रोसेस होता है दैट इज बाय ओपनिंग द ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच ओपन करना ऑलवेज पॉसिबल नहीं होता है, तो थ्रू कमीशन एजेंट हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रेडिंग में तो ये पैसा मतलब सॉरी ट्रेडिंग में तो ये स्टॉक जाएगा। मैंने लास्ट दिन भी बताया था ट्रेडिंग में तुम लोग क्या लिखते हो, एक बाई सेल्स लिखते हो, मतलब मेरा स्टॉक चला गया बिक गया। ठीक है, और बाई लिखते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, मतलब हम लोगों ने तो बेचा नहीं लेकिन किसी और को बेचने के लिए दे दिया, तो वो भी बाई साइड में जाता है, बाई गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट्स में जब स्टॉक आता है तो वो डेबिट होता है, जब जाता है तो वो क्रेडिट होगा। तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पर भी 1,50,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट से 1,50,000 कंसाइनमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। 1,50,000, एक जीरो ज्यादा लिख दिया है मैंने। यहाँ पर भी 1,50,000 और यहाँ पर कुछ नहीं होता इसीलिए मैंने इसको क्लोज कर दिया, इसका और कुछ होना नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब देखो रोजी ने खर्चा किया है फ्रेट का और इंश्योरेंस का, तो कंसाइनमेंट में फिर से एक्सपेंस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैश या फिर बैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख देते हैं। फ्रेट अपने पॉकेट से इसका पैसा गया है, फ्रेट और इंश्योरेंस। तो फ्रेट का कितना है देखो, फ्रेट का है 10,000 और इंश्योरेंस है 1,500, तो यहाँ पर हो जाएगा 11,500। जब खुद से खर्चा कर रहा है तो अपने पॉकेट से पैसा जा रहा है, कंसाइनमेंट अपने बिजनेस में खर्चा हो रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, पेमेंट किया हम लोगों ने। उसके बाद 100 टॉयज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए बाय फायर। ठीक है, और उन्हें फेंक दिया गया, तो जो लॉस हुआ है वो स्टॉक तो बिक नहीं सकता है लेकिन वो हम लोगों ने भेज दिया था। देखो लॉस में क्या होता है, लॉस का मतलब हो गया जब ट्रांसपोर्टेशन में लॉस हो जाता है इन द मिड वे, तो स्टॉक हमारा क्या हो गया, हम लोगों ने सेंड कर दिया था बट वो पहुंचा नहीं कंसाइनी के पास। ठीक है, लेकिन अगर हमें अपना प्रॉफिट करेक्ट कैलकुलेट करना है तो उसे हमें क्या दिखाना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि स्टॉक का दो चीज हो सकता है, या तो स्टॉक बिक गया मतलब कंसाइनी ने बेच दिया, या तो स्टॉक कंसाइनी ने नहीं बेचा। तो अगर बेच देता है तो वो सेल के तरह ट्रीट होता है, जो ट्रेडिंग में तुम लोग बाई सेल लिखते हो, और अगर नहीं बिकता है तो उसे तुम लोग बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। लेकिन ऐसा स्टॉक जो खरीदा तो गया था, मतलब जो कंसाइनमेंट में भेजा तो गया था खरीदने के बाद, लेकिन वो स्टॉक ना तो बिका ना तो वो कंसाइनी के पास एज ए क्लोजिंग स्टॉक है, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, उसको फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक तो लिख नहीं सकते क्योंकि क्लोजिंग में तो वो है नहीं, उसे हम लोग लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, ये फाइनल अकाउंट्स भी जब तुम लोग करोगे तो देखना वहां पर ये चीज मिलेगा तुम लोगों को, एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मैंने अभी भी तुम लोग को बताया, देखो नॉर्मल सा बात है, जैसे एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो 100 रुपए का परचेज हुआ था, टू परचेज। ठीक है, और सेल हो गया है, बाई सेल फॉर एग्जाम्पल हो गया है, मान लो 80 रुपीज का सेल हुआ है। ठीक है, 100 रुपए में मान लो 70 रुपीज का प्रोडक्ट बिक गया है, बचना था 30, 70 रुपीज का प्रोडक्ट 80 रुपीज में बिका है, तो प्रॉफिट कितना रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे 10 रुपीज। ठीक है, ये रिकॉर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखना चाहिए, 100 में से 70 रुपए का प्रोडक्ट अगर 80 में बिक गया तो क्लोजिंग स्टॉक दिखना चाहिए यहाँ 30, और यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर 1100 और यहाँ पर हो गया 1100, ये टैली हो गया। लेकिन मान लो अगर ये 30 में से 10 यूनिट जो है, सॉरी 10 रुपीज का स्टॉक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर, तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हम लोग इसको 20 दिखाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक 20 है। तो 10 को क्या करें, अगर इसको कुछ ट्रीट नहीं करते तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये 100 हो जाएगा और इधर प्रॉफिट की जगह इधर लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट तो हुआ है ना भाई, प्रॉफिट तो 10 रुपीज का हुआ है, इसके लिए यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखो स्टॉक का दो चीज हो सकता है, मैंने पहले ही बोला, या तो वो बिक जाए या तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाए, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ फायर वगैरह से लॉस होता है, एबनॉर्मल टाइप ऑफ लॉस होता है, तो वो यहाँ पर एज ए क्लोजिंग स्टॉक की तरह रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे ही हम यहाँ पर 10 रुपीज का रिकॉर्ड कर देंगे ना लॉस, देखो मेरा ये जीपी जो है वो सही दिखेगा, इसी रीजन से यहाँ पर ये रिकॉर्ड होता है। तो मैंने ये रीजन बता दिया, फाइनल अकाउंट्स भी है तुम लोग का, वहां भी ये चीज काम में आएगा।
एबनॉर्मल लॉस का हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, जस्ट यूनिट गिवन है, तो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है शाहू टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एंड पेड 14,400 एज कस्टम ड्यूटी। तो शाहू ने जो खर्चा पे किया है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये खर्चा मुझे शाहू को रिम्बर्स करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो मेरे पास से नहीं गया, इसीलिए हम टू कैश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टू शाहू। टू साहू बोल के मतलब साहू को क्रेडिटर बनाएंगे, मुझे पे करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी, अभी तो मुझे यही वाला मिला कस्टम ड्यूटी का खर्चा 14,400। जब खुद से पे कर रहा है कौन, किसका बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, मेसर्स रोजी एंड कंपनी। जब रोजी कंपनी खुद खर्चा कर रही है तो तुरंत उसके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन जब साहू खर्चा कर रहा है तो उसको पे करना है, ऐसा सोच के एज ए क्रेडिटर एंट्री करना है हम लोगों को। अच्छा, साहू सेंट ए बैंक ड्राफ्ट to Roy and Company for 50,000 as advance। अच्छा देखो, बैंक ड्राफ्ट दिया है एज ए 50,000 एज एडवांस, इसका एंट्री क्या होगा बताओगे कोई, बैंक ड्राफ्ट जब दे रहा है तो एंट्री क्या होगा, मतलब कौन एंट्री कर रहा है, रोजी एंड कंपनी। बताओ, अगर कोई एडवांस दे रहा है तो रोजी एंड कंपनी के पास पैसा आ रहा होगा, कितना पैसा आ गया होगा उसके बैंक अकाउंट में, 50,000। बताओ पैसा आने से क्या होता है, बैंक अकाउंट क्या होगा या फिर कैश अकाउंट, डेबिट टू हाँ कंसाइनी, टू कंसाइनी, करेक्ट। तो यहाँ पर एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आ रहा है बाय बैंक, बैंक के थ्रू से ही हो रहा है, डिमांड ड्राफ्ट है ना, बाय बैंक कितना हो गया 50,000। और कंसाइनी को क्यों हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि कंसाइनी को ये देने का बात नहीं है, एक्चुअली कंसाइनी को ही हम लोग को पेमेंट करना चाहिए, बट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर कंसाइनी कहीं गलत काम ना करे, कहीं हमारा प्रोडक्ट लेके भाग ना जाए, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एडवांस ले लेते हैं। और कंसाइनी ऐसा क्यों करता है, अगर तुम लोग सोच रहे हो अगर बिजनेस करना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, विश्वास दिलाने के लिए इतना तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंसाइनर का तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये ऑथेंटिक पर्सन है, इसको समझाने के लिए इसे अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट या डिमांड ड्राफ्ट का मतलब डिमांड किया जाए तो इसे पे करना पड़ेगा। तो बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, 50,000। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो अकाउंट सेल्स में दिख रहा है कि 800 का सेल कर दिया है 220 करके, 800 टॉयज बेच दिया है, तो सेल किया है, तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट होगा, तो टू कंसाइनमेंट, और पैसा मिलना चाहिए था, अगर खुद सेल करते तो या तो बैंक लिख देते, बैंक अकाउंट डेबिट अगर कैश सेल होता, और क्रेडिट सेल होता तो डेटर अकाउंट डेबिट, बट हमें तो नहीं पता कौन है डेटर, पैसा किसके पास है, साहू के पास, तो साहू को ही डेटर मान लेते हैं, बाई साहू, ठीक है। सेल प्रोसीड्स ऐसे लिखो, सेल प्रोसीड्स, और इसका अमाउंट हो जाएगा 220 भी क्या है, एक मिनट, 220 एट द रेट ऑफ 800, सॉरी 800 एट द रेट ऑफ 220, 800 एट द रेट ऑफ 220, तो ये हो गया 1,76,000, इतने का सेल हो गया। अच्छा, आगे देखो, एक्सपेंसेस इनकट बाय साहू ऑन गोडाउन रेंट, उसके बाद साहू ने गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट मिला के 2,000 का खर्चा किया है, तो फिर से यहाँ पर ही हो जाएगा, साहू को मुझे पेमेंट करना है क्योंकि उसने मेरे लिए किया है, तो यहाँ पर लिखते हैं गोडाउन रेंट एंड क्या हो जाएगा क्या था अमाउंट, एडवर्टाइजमेंट, ओके, एडवर्टाइजमेंट एंड गोडाउन रेंट, ये मिला के हो जाएगा 2,000, ये भी पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बोला है साहू वाज एंटाइटल टू कमीशन 5%, साहू को कमीशन मिलेगा, ठीक है, तो कमीशन देना पड़ेगा, तो कंसाइनमेंट में फिर से खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू साहू, साहू को देंगे, तो कमीशन देंगे, कुछ नहीं बोला है तो ऑर्डिनरी कमीशन, हम लोगों ने 3 तरह का कमीशन पढ़ रखा था, नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो सेल के ऊपर 5%, तो सेल कितने का हुआ है, सेल हुआ है 1,76,000, इसके ऊपर 5% तो इंटू 5%, तो 8800 करके देख लो, 8800 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बताया है कि एक कस्टमर है जिसने 5 टॉयज खरीदे थे बट वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो कंसाइनमेंट में लॉस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या करना पड़ेगा, टू बैड डेब्ट, ठीक है, मतलब टू साहू हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैड डेब्ट, ठीक है, ये बैड डेब्ट, तो साहू से ये हम लोग क्या करेंगे, साहू को क्रेडिट करें, क्यों कर रहे हैं, जब सेल होता है तो साहू को हम लोग डेबिट करते हैं, बिकॉज उसी को हम लोग अपना कस्टमर मानेंगे, कि कस्टमर को तो नहीं पहचानते, कस्टमर ने जो पेमेंट किया
वो साहू से मिलेगा, लेकिन अगर कस्टमर साहू को पेमेंट नहीं करेगा तो वो कहाँ से देगा? तो साहू को क्या करना पड़ेगा? साहू ने तो अपने सेल में रिकॉर्ड कर दिया था वो 5 टॉयज वाला बात भी, लेकिन 5 टॉयज अगर पेमेंट नहीं मिला तो वो कहाँ से देगा? तो फिर साहू को मुझे उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 5 खिलौना कितना करके बेचा था? 220, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 220 होना चाहिए, 1100, ठीक है। अच्छा, और जो स्टॉक रह गया यानी क्लोजिंग स्टॉक, तो इसे लिखना चाहिए बाई इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट। ये चेक करना पड़ेगा कितना है। अच्छा, यहाँ हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर ले। यहाँ पर ये देखो, साहू के अकाउंट में बाई कंसाइनमेंट बोल के ये सब चीज लिख सकते हैं, और ये वाला लिखेंगे, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट, यहाँ पर सेल 1,76,000, यहाँ पर लिखेंगे बाई कंसाइनमेंट। बाई कंसाइनमेंट में कस्टम ड्यूटी 14,400। अच्छा, नेक्स्ट सन्ड्री, नहीं सन्ड्री एक्सपेंस तो इन लोगों ने लिखा है, चलो हम लोग कमीशन लिखते हैं। एडवर्टाइजमेंट एंड इंश्योरेंस, ये सब था। एडवर्टाइजमेंट एंड गो डाउन रेंट, अच्छा एडवर्टाइजमेंट एंड गो डाउन रेंट और बैड डेप्ट। एडवर्टाइजमेंट एंड गो डाउन रेंट, बैड डेप्ट। अच्छा, कमीशन आया हम लोगों का 8800, कमीशन आया 8800, 1100 और 2000। 1100 ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं। देखो इस अकाउंट का मतलब क्या हुआ? इस अकाउंट का मतलब हुआ, हम लोग जो मिस्टर साहू के साथ बिजनेस डील में गए थे, तो वहां पर मिस्टर साहू ने हम लोग का 1,76,000 का जो है सेल करवा दिया, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मिस्टर साहू ने पहले 50,000 दे रखा था सेल करने के पहले, तो हम लोग को 50,000 तो नहीं मिलेगा जो ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे लेजर बैलेंस करोगे तो तुम लोग का बैलेंस तो हो ही जाएगा, बैलेंस तो कर ही पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लॉजिक सुन लो क्या हो रहा है। 1,76,000 का सेल कर दिया, बट 50,000 ऑलरेडी दे रखा है, और उसने बताया कि उसने हमारे बिजनेस का ये सेल करने के लिए इतना सारा खर्चा किया है और ये एक बैड डेप्ट हुआ है, तो ये सारा पैसा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उन्हें देना पड़ेगा, तो ये लेस करना पड़ेगा। 14,400, 8800, 2000 और 1100, तो ये आ रहा है 99,700, ठीक है। इसका बैलेंस आ रहा है 99,700। इसको हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस रेमिटेड। इतना रेमिटेंस देना पड़ेगा, मतलब मिस्टर साहू को हम लोग को ये वाला पेमेंट करना पड़ेगा। वो हमें 50,000 का ऑलरेडी ड्राफ्ट भेज चुके हैं, और कितना भेजेंगे? 99,700, ठीक है। 50,000 का ऑलरेडी भेज चुके हैं, उन्होंने हमारे लिए सेल करवा दिया 1,76,000 का, लेकिन ये सब खर्चा हुआ है, तो ये सब खर्चा वो अपना काट लेंगे, क्योंकि उनके पास है ये पैसा, 1,76,000 उनके पास है। वो बोलेंगे कि हम इससे अपना कस्टम ड्यूटी डिडक्ट कर लेते हैं, मैंने पे किया था, कमीशन ले लेते हैं, इसी वजह से तो काम कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग एंड गो डाउन रेंट काट लेंगे, बैड डेट जो हुआ है वो तो नहीं दे सकते, वो सेल बेकार हो गया है। और ये जो 50,000 मैंने पहले आपको दे रखा था, तो वो भी माइनस कर लेते हैं, तो हम आपको कितना भेजेंगे? 99,700, ठीक है। तो मिस्टर रोजी, मेसर्स रोजी एंड कंपनी को 99,700 मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और जो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ है उसका क्या प्राइस है। तो उसका वर्किंग नोट देखो कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। अच्छा, कितना गुड्स भेजा गया था? 1000, ये यूनिट है, ठीक है। 1000 पीसेस टॉयज, और अमाउंट कितना था? 1000 पीसेस टॉयज 150 करके 1,50,000। ऐड करना पड़ता है ऑल, ये सिखाया था मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में, ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर।
कंसाइनर का सारा एक्सपेंसेस एड ऑन होना चाहिए, तो कंसाइनर का एक्सपेंस है 11,500 टोटल, 11,500। तो ये गुड्स जब टोटल हम लोगों ने देखा तो इसका कॉस्टिंग कितना आ चुका है, 1,61,500, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, जो गुड्स हम लोग टोटल यहां पर लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है। ये भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट था, लेकिन ये टोटल है, टोटल इतना खर्चा हो गया है क्योंकि बाकी रिलेटेड एक्सपेंस भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब लास्ट में क्या हुआ, ये बीच में गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड या फिर टॉय भी लिख सकते हो, बाई फायर। कितना पीसेस, 100 पीसेस, ठीक है। तो 100 पीसेस अगर डिस्ट्रॉय हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि नॉर्मल लॉस क्या होता है मैंने बताया, जो कि गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है। एबनॉर्मल लॉस में यूनिट एज वेल एज अमाउंट दोनों डिडक्ट होगा। तो इसका अमाउंट बता सकते हो कितना है, अगर 1000 पीसेस का करंट प्राइस इतना हो रहा है तो 100 पीसेस का कितना होगा, यूनिटरी मेथड से करो। ये देखो 1,61,500 अगर 1000 पीसेस का प्राइस है तो 100 पीसेस का कितना होगा, 1,61,500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100, तो ये हो गया 16,150, ठीक है। बच रहा है 1,45,350। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर उसका अमाउंट है 16,150, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, ये देखो डिस्ट्रॉयड बाय फायर 16,150, क्योंकि इसमें कोई क्लेम वगैरह तो है नहीं, तो पूरा ये लॉस हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है कि क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, तो ये 900। अब ये जो 900 है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, कितने पीसेस, 900 पीसेस, कॉस्ट कितना है 1,45,350। अब कंसाइनी ने अपना खर्चा ऐड किया है, लेकिन यहां पर क्या होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन कौन सा होगा, देखो यहाँ पर नाम देखने से पता चलेगा। कस्टम ड्यूटी है, गोडाउन रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट, कमीशन ये सब तो आएगा ही नहीं, ये तो दूसरा पॉइंट हो जाता है। कस्टम ड्यूटी है, एडवर्टाइजमेंट एंड गोडाउन रेंट है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो होता है जो अप टू गोडाउन तक का खर्चा होगा। तो कस्टम ड्यूटी गोडाउन के पहले का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एंड गोडाउन रेंट दोनों ही गोडाउन में लाने के बाद का खर्चा है। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस होगा जो गुड्स के साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी हम लोग ये लेंगे, ठीक है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को, अप टू गोडाउन तक का खर्चा। ये देखो मैंने सब लिखवाया हुआ था, अप टू गोडाउन तक का खर्चा, आफ्टर गोडाउन अप टू गोडाउन। तो यहां पर हो जाएगा कस्टम ड्यूटी। अच्छा, कस्टम ड्यूटी कितना था, 14,400 आई थिंक, हाँ 14,400। तो 900 का जो स्टॉक पहुंचा उसका कॉस्ट कितना हो गया, प्लस 14,400, 1,59,750, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये सेलिंग कंडीशन में है। अब जितना बिक गया और बाकी क्लोजिंग स्टॉक होगा तो लेस कर देते हैं सेल। सेल कितना हुआ है 800 यूनिट, आई थिंक यहाँ पर था 800 यूनिट बिका है, ठीक है। 800 यूनिट बिका है तो बचा कितना, 800 अगर बिक गया तो बचा 100। तो मुझे 100 का वैल्यू चाहिए जो कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो दो तरह से कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर 100 लिख दो, ये सेल लिखने का जरूरत नहीं और ये निकाल लो। तो अभी करंट हालत ये है कि 900 टॉयज का जो कॉस्ट है वो इतना है, तो 1,59,750 ये 900 खिलौने का वैल्यू है। तो एक एक खिलौना कितने करके हो रहा है, डिवाइड कर दो, तो 100 खिलौना कितना करके होगा, इंटू 100 करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,750। ये देखो 1,59,750 इतना कॉस्ट हो चुका है 900 जो टॉयज रिसीव हुए हैं। तो 100 टॉयज का क्या कॉस्टिंग वैल्यू है, तो 17,750। ये सेल तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, सेल वहां पर देख लेंगे ना क्वेश्चन में सेल कितने का है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक इतना ही होगा। तो 17,750, 17,750।
अच्छा, अब यहाँ पर एक अकाउंट था इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट, इसको कैसे लिखना है? इन्वेंट्रीज ऑन कंसाइनमेंट में यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो अभी मैंने कैलकुलेट किया 17,750, यहाँ पर लिख दो बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 17,750। अच्छा, अब इसको हम लोग टोटल करके चेक करेंगे कि कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 17,715, 16,150, 1,76,000, 209900, 209900 माइनस 1,50,000 माइनस 11,500 और माइनस ये सब था। अच्छा, माइनस 14,400 माइनस 2,8800 1100, 22,100, 22,100। इसका मैंने टोटल किया नहीं, इसका टोटल करके देखना पड़ेगा। तो इधर आ रहा है तो टू पीएल, ठीक है, टू पीएल ऑन कंसाइनमेंट प्रॉफिट हुआ है। इसका कितना होता है लिख देते हैं, 10,800 प्लस 1100, 26,300 इसका टोटल था, 26,300 ये वाला टोटल जो नहीं लिखा था। तो देखो एक कंप्लीट सम था, इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन 3 था, इलस्ट्रेशन 4 नहीं अभी नहीं करवाएंगे क्योंकि इसमें इनवॉइस वाला है, ठीक है। इनवॉइस क्या होता है अभी तक मैंने नहीं बताया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 करेंगे अभी, इलस्ट्रेशन 4 अभी नहीं कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन 5 में देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है मिस राखी कंसाइन 1000 रेडियो सेट कॉस्टिंग 900। राखी ने 1000 रेडियो सेट भेजा है 900 करके टू मिस गीता हर एजेंट। तो गीता एजेंट है यहाँ पर। ऑन 1 जुलाई 2020 मिस राखी इनकट द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, उन्होंने फ्रेट और इंश्योरेंस, मतलब ये कंसाइनर का खर्चा है। मिस गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियोस, भेजा था कितना 1000, मिला कितना 950, तो 50 कहाँ गया देखते हैं। एन अकाउंट सेल्स डेटेड 30th नवंबर 2020, देखो जुलाई को भेजा गया था और गीता ने अकाउंट सेल्स भेजा है 30th नवंबर को, जहां पर उसने दिखाया कि 750 सेट बेच दिया है 9 लाख में। एंड मिस गीता इनकट 10,500 फॉर कैरेज, और कंसाइनी यानी मिस गीता ने खर्चा किया था 10,500 का। मिस गीता वॉज एंटाइटल टू कमीशन 6% ऑन द सेल्स अफेक्टेड बाई हर। सी इनकट एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 2,500 फॉर रिपेयरिंग द डैमेज गुड्स, डैमेज रेडियो सेट रिमेनिंग इन द इन्वेंट्रीज। अच्छा, जो डैमेज रेडियो थे, उन जो रेडियो भी डैमेज हो गया था उसको रिपेयर करवाया 2500 का खर्चा करके, किसने? कंसाइनी ने। मिस राखी लॉज ए क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड 35,000। इसका मतलब जो बीच में 950 मिला 1000 में से जो 50 नहीं मिला वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल लॉस के वजह से डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए देखो इंश्योरेंस क्लेम भी किया है, 35,000 का क्लेम मिला भी है, इस बार क्लेम मिला है, उस पहले वाले क्वेश्चन में क्लेम नहीं मिला था। सो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस राखी। तो राखी के बुक्स में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। देखो सेम ही है क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ मिस राखी कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पर लिखते हैं मिस गीताज अकाउंट यानी कंसाइनी का अकाउंट। अच्छा, कंसाइनमेंट में 1000 रेडियो भेजा गया है 900 करके एक एक रेडियो का कॉस्टिंग है, तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट
1000 इंटू 900, 9 लाख रुपीस का प्रोडक्ट भेजा गया और उन्होंने खुद का खर्चा किया फ्रेट इंश्योरेंस। तो 2 कैश या फिर बैंक लिख सकते हो, फ्रेट, क्योंकि ये किसने किया है, राखी ने, ठीक है। तो फिर इसका हम लोग 2 कैश लिखेंगे, क्यों, अपने बुक्स में कर रहे हैं एंट्री, फ्रेट और इंश्योरेंस। ये खुद पेमेंट किया होगा तभी प्रोडक्ट आगे गया है। 7650 और 3250 था। हाँ, तो ये टोटल करने से 5 5 10 6 और 1 7 8 9 7 3 10 10,900। अच्छा आगे देखो, मिस गीता रिसिव द डिलीवरी ऑफ 950, यानी एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट, अब देखो यहाँ में नहीं बताया कि एबनॉर्मल लॉस है कि नॉर्मल लॉस, कैसे पता करेंगे? जैसे फायर लग के हो गया है खराब, दैट इज एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस मतलब जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, लाइक जैसे कि फूल सड़ जाता है, फ्रूट्स सड़ जाता है, फिश वगैरह खराब हो जाता है, वो पेरिशेबल गुड्स के लिए है। इसके अलावा नेप्थोलिन वगैरह, कांच का ग्लास जो कि 1 2 टूट ही जाएगा, मतलब ग्लास प्रोडक्ट अगर होगा। एबनॉर्मल लॉस मतलब जो नॉर्मल से ज्यादा लॉस होता है, हर एक बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल से ज्यादा होता है दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो ये 35,000 जो है क्लेम तभी मिलेगा अगर एबनॉर्मल लॉस है। अगर हम लोग बोलेंगे कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से हमें कुछ मतलब फूल सड़ गया, इसके अगेंस्ट में हम लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी, वो करेगी भी नहीं, ठीक है। अगर कुछ बाई चांस चोरी होता है, फायर ऑकर होता है, उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला हुआ है तो ये एबनॉर्मल लॉस ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस। लेकिन यहाँ पर ना क्लेम मिला है तो इसका लैंग्वेज थोड़ा चेंज होगा, ठीक है, इसका लैंग्वेज चेंज होगा, लिखते हैं बाद में इसका मतलब। अब देखो यहाँ पर बोला है कि सेल किया गया है 750 फॉर 9 लाख, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेल का पैसा किससे लेंगे, मिस गीता से, तो बाई मिस गीता, इनको ही डेटर बनाएंगे। सेल प्रोसीड्स 9 लाख। अच्छा उसके बाद मिस गीता एंटाइटल 6% कमीशन, और इन्होंने खर्चा किया 2500 फॉर रिपेयरिंग। अच्छा इसके आगे कैरेज का खर्चा किया है, कैरेज, तो कैरेज का खर्चा गीता ने किया है, तो कंसाइनमेंट में तो एक्सपेंस है ही। टू मिस गीता, गीता को ये पेमेंट करेंगे, अपने पास से फिलहाल नहीं जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है, इनडायरेक्टली थ्रू गीता जाने वाला है ये पेमेंट। 10,500 कैरेज, 10,500। अच्छा कैरेज के बाद और क्या है, कैरेज के बाद है कमीशन, उसी के अंडर में कमीशन भी देना पड़ेगा 6% ऑन सेल्स इफेक्टेड। तो 9 लाख पे 6% 54,000 होना चाहिए, हाँ 54,000, आउटर में ही लिख देते हैं नहीं तो फिर एड ऑन करना पड़ेगा 54,000। अच्छा उसके बाद 2,500 का रिपेयर्स, 2,500 का रिपेयर्स हो गया। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा, रिपेयरिंग द डैमेज रेडियो। अब क्लोजिंग स्टॉक, और ये इंश्योरेंस क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, किसको मिला है, मिस राखी को, और उनका प्रोडक्ट है तो उन्हीं ने इंश्योरेंस करवाया होगा तभी मिला है। अच्छा यहाँ क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं मिस गीता में, बाई कंसाइनमेंट और टू कंसाइनमेंट। टू कंसाइनमेंट यहाँ पर सेल होता है, सेल वाला वैल्यू आता है, क्रॉस पोस्टिंग देख लो तुम लोग। अच्छा यहाँ पर कैरेज जो भी उन्हें पेमेंट करना है, मिस गीता ने 9 लाख का सेल करवा दिया, लेकिन उन्होंने कैरेज के लिए अपना 10,500 का खर्चा किया है जो उनको रिम्बर्स करना पड़ेगा। रिपेयर्स का 2,500 खर्चा किया है, वो भी पे करना पड़ेगा। अच्छा कमीशन का 54,000, ठीक है, तो वो हमें कितना भेजेंगी, 9 लाख उनके पास है हमारा, ठीक है। अच्छा 9 लाख में से वो अपना 10,500 काट लेंगी, 2,500 ये भी पैसा काट लेंगी, 54,000 ये भी काट लेंगी, तो बचा 8,33,000, ये पैसा रिम्बर्स कर देंगी मिस राखी को। तो बाई यहाँ पर लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, या बाई बैलेंस रेमिटेंस, बैलेंसिंग फिगर करके मिला हमें 9 लाख।
ये पैसा रिम्बर्स करके मिल जाएगा। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जो करना है दैट इज क्लोजिंग स्टॉक लिखना है और स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखना है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हो रहा है। तो पहले यहाँ पर लिखते हैं गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी, यूनिट और अमाउंट दो कॉलम होगा। 1000 रेडियोस भेजा गया है और कॉस्टिंग हो जाता है 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। 1000 रेडियोस भेजा है 9 लाख का। यहाँ पर ऐड होता है ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, और एक्सपेंस होने पे कभी भी यूनिट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जैसे तुम लोग डेप्रिसिएशन कभी किए हो तो देखना वहां भी एक्सपेंसेस ऐड होता है। बिफोर यूज, पुट टू यूज के पहले जो भी खर्चा होगा वो सारा ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 9 लाख प्लस 10,900, तो ये हो गया 910,900। फिर लिखेंगे लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड कितना हुआ है डायरेक्टली नहीं बताया, बट यहाँ पर बोला है उनको रिसीव 950 हुआ है, तो इसका मतलब 50 यूनिट ही डिस्ट्रॉय हुआ होगा। देख लेते हैं 1000 से 50 माइनस करने से 950 आता है कि नहीं, हाँ आता है। तो ये गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया है बाय एबनॉर्मल कॉज, ठीक है, बाय एबनॉर्मली, ठीक है। अब इसका वैल्यू करेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल का वैल्यू करो 910,900। ये देखो अभी यहाँ पर हुआ क्या, मेरा जो रेडियो था उसका एक एक पीस का वैल्यू 900 था, लेकिन जैसे ही उसमें और भी अदर एक्सपेंसेस ऐड हो गया वो 900 से ज्यादा हो गया। देख लो 910,900 डिवाइडेड बाय अगर 1000 करोगे तो पता चल जाएगा कि एक एक रेडियो का भी वैल्यू है 910.90 पैसा। तो फिर 50 रेडियो जो उनके पास पहुंच ही नहीं पाया उसका वैल्यू कितना होगा 45,545, इतने रुपीस का हमारा लॉस हो गया है। तो बाकी प्रोडक्ट पहुंच गया होगा, तो वो क्वांटिटी में तो 950 है और अमाउंट के हिसाब से 865355, मतलब 8,65,355 रुपीज का रेडियो उनके पास जाके पहुंचा है। तो ये इतना लॉस है 45,545। लेकिन इस बार हम लोग को इंश्योरेंस क्लेम मिलने वाला है इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या होना चाहिए, कंसाइनमेंट में क्रेडिट और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। जैसे मिस गीता से पैसा मिलता है तो मिस गीता को डेबिट करते हैं, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे। कितना मिलेगा बता दिया है क्वेश्चन में 35,000। बताओ अगर मेरा इतने का प्रोडक्ट लॉस हुआ है 45,545 का और मुझे अगर क्लेम 35,000 का मिल गया है तो मेरा लॉस कितना है बता सकते हो, एक्चुअली लॉस कितना है? क्योंकि इंश्योरेंस करवाते तो इसीलिए ताकि लॉस मेरा रिड्यूस हो जाए। 10,545। हाँ 10,545 लेस कर दो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पीएल जो लॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बाई पीएल लिखेंगे। ये देखो यहाँ पर -35,000 कर दो, आ रहा है 10,545 और वो अमाउंट था हमारा 45,545। ইন্স্যুরেন্স কি কনসাইনমেন্ট অ্যাকাউন্টে হয়? এটা তো অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্টে হয় না। এখানে তো এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে টোটালটাই বসাতে হচ্ছে। একই ব্যাপার, তুমি যদি টোটালটাও লেখো বাই একই ব্যাপার, বাট অ্যাকচুয়ালি তো ইন্স্যুরেন্স তো অ্যাবনর্মাল লস অ্যাকাউন্টে বসায় না। মানে টোটালটা, মানে আমি লজিকটার কথা বলছি। এখানে তো ইন্স্যুরেন্স দু জায়গায় লিখলে তো মানে এখানে আমি বুঝতে পারছি পুরোটা লাস্টে সেমই আসছে, বাট নর্মালি হ্যাঁ তো মানে ইন্স্যুরেন্স অ্যাবনর্মাল লসে বসায় না, কারণ ওটা আলাদা অ্যাকাউন্ট করে বাই ব্যাংক বলে এইরকম করে লাস্টে দিতে, প্রফিট। এই দেখো বাই অ্যাবনর্মাল লস লিখে এইভাবে করে দিতে পারো দুটোর টোটাল। হ্যাঁ এটাও হ্যাঁ, আমি ওটাই বলছি। हाँ এটা করে दो, ठीक है। ये देखो एक्चुअली आयन बोल रहा है कि फिर यहाँ पर ऐसे लिखने से ये बेटर है ऑब्वियसली बाई एबनॉर्मल लॉस। जैसे यहाँ पर बाई सेल अगर ये बाई मिस्टेक अगर लिख देते हैं तो ये उतना अप्रोप्रिएट नहीं होता। ये एक्चुअली बाई सेल नहीं है, बाई मिस गीता बोल के सेल प्रोसीड्स ये लिखना चाहिए। तो एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पर दो कंडीशन हो रहा है, कुछ हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा कुछ पीएल से। हाँ बेटर ये मतलब यही बेस्ट है कि तुम लोग इसे बाई एबनॉर्मल लॉस लिख के क्यों हो रहा है उसको लिखो। जैसे कि ये मिस गीता कैरेज हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मिस गीता को ये कैरेज का खर्चा हमें रिम्बर्स करना है, तो ये गीता लिख के इनके अंदर लिस्ट होना चाहिए, तो ऐसे लिखो ये बेटर होगा। सही बात है, तो ऐसे लिख दो। अच्छा अब
नेक्स्ट क्या करना है हमें, अच्छा हम लोग तो वो वैल्यूएशन कर रहे थे, उसको आगे करते हैं। अब यहाँ पर होगा एक्सपेंस, रिकरिंग एक्सपेंसेस, सॉरी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। अच्छा नॉन रिकरिंग में क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पर कैरेज ही आएगा और तो कुछ है नहीं। कैरेज, कमीशन, रिपेयर्स, रिपेयर्स तो आफ्टर गो डाउन एक्सपेंस हो गया। कैरेज आएगा 10,500। अच्छा 8,75,855 950, तो इतना रिसीव हुआ, ठीक है। इतना बेचने के हालत में है और जिसमें से बेच दिया है 750, तो क्लोजिंग स्टॉक में कितना जाएगा। अच्छा तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा 950 में से, देखो ऐसे लिख दो तुम लोग, 750 बेच दिया हम लोगों ने तो बचा 200। हाँ 200 का हम लोग को यहाँ वैल्यू निकालना है। तो फिलहाल जो कंडीशन है 8,75,855 जो है वो 950 पीसेस रेडियो का वैल्यूएशन है। तो 200 का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 950 इंटू 200, तो ये हो जाएगा, अच्छा 8,75,855 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 950, 1,84,391 हो रहा है, ठीक है। पॉइंट के बाद 90.5 आ रहा है तो मैंने ये 1 लिख दिया है। तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो, इसमें यूनिटरी मेथड लगाना है। तो 1,84,000 यहाँ लिख लेते हैं, जगह है, बाई इन्वेंट्रीज विथ कंसाइनी, 1,84,391। अच्छा अब हम लोगों को चेक करना है, प्लस 10,545 प्लस 35,000 प्लस 9 लाख, 11,299,36, 11,299,36 माइनस 2,500 54,000, 10,500 10,500 10,900 और 9 लाख। अच्छा 1,52,035 रुपीज, 1,52,035 रुपीज, 15,203। अच्छा ये 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। वो कैलकुलेटर में मैंने 1 तो ऐड किया नहीं था इसीलिए वो 5 दिख रहा है, तो ये 6 होगा, नहीं तो दोनों साइड टैली नहीं होगा। बात ये है टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन, टू कंसाइनमेंट प्रॉफिट भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये इलास्ट्रेशन 5 भी हुआ। अच्छा इलास्ट्रेशन 6 देखो, ये भी क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें थोड़ा जो क्वांटिटी दिया हुआ है वो थोड़ा सा अलग है और यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट है टू पे बेसिस वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से देखना है हमें। देखो, विक्रम मिल्क फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंट टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5,000 kg of baby food packed in 2,000 tins of net weight 1 kg and 6,000 पैकेट्स ऑफ नेट वेट हाफ के जी। मतलब विक्रम जिनका मिल्क फूड कंपनी है उन विक्रमपुर में, उन्होंने सुंदर स्टोर बोल के सोनपुरी में सोनपुरी में सुंदर स्टोर को 5,000 किलो बेबी फूड पैकेज में भेजा है, ठीक है। अब कैसे भेजा है, 2,000 टीन ऑफ नेट वेट 1 kg, मतलब 2,000 टीन है जो कि एक एक टीन 1-1 किलो का है, तो 2,000 किलो का ये बेबी फूड हो गया, बेबी फूड। और उसके साथ 6,000 पैकेट्स भेजे हैं जो एक एक पैकेट का वेट है आधा किलो। तो कितना किलो पैकेट में भेजे होंगे, 6,000 पैकेट है, अगर एक एक पैकेट आधा किलो का है तो 6,000 पैकेट मिला के 3,000 किलो हो जाएगा, तो दोनों मिला के देखो 5,000 किलो हो गया, ठीक है। 1 किलो वाला 2,000 टीन तो 2,000 किलो, और 6,000 पैकेट जो है वो आधा किलो वाला, तो एक पैकेट आधा किलो का, तो 2 पैकेट मिला के 1 पैकेट हो गया ना, तो 6,000 पैकेट मतलब 3,000 किलो, तो टोटल 5,000।
for sale on consignment basis. The consignee's commission was fixed at 5% of sale proceeds. सेल के ऊपर होगा तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, देखो कॉस्ट प्राइस ये है, ये और ये, ठीक है, लिखने का तरीका देख लो, सेलिंग प्राइस ये मैंने ऐसे कर दिया, मतलब 1 किलो वाला जो टीन है उसका कॉस्ट 10 रुपया है, वो बिकेगा 15 रुपया करके, और हाफ किलो वाला जो पैकेट है उसका कॉस्ट है 6 रुपया, वो बिकेगा 7 रुपया करके. द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्ज केम टू 2% ऑन सेलिंग वैल्यू. ठीक है, तो फ्रेट कैसे कैलकुलेट करना है, फ्रेट हो जाएगा जितना भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्ट है उसका 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, सेलिंग वैल्यू जो होगा पूरे प्रोडक्ट का उसका 2% हमारा फ्रेट होगा. ये पहले देख लो, ठीक है, इसके बाद ये भी बताएंगे फ्रेट इतना देना है, फ्रेट का अमाउंट नहीं बताया, खुद को कैलकुलेट करना है. फ्रेट कितना होगा, जो प्रोडक्ट टोटल लाया गया है उसका सेलिंग वैल्यू का 2%, तो पूरे प्रोडक्ट का सेलिंग वैल्यू कितना होगा, देखो 2000 किलो वाला 15 रुपए करके बिकेगा और 3000 किलो वाला जो है वो 7 रुपए करके बिकेगा. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पैकेट के हिसाब से है, हाफ किलो का पैकेट है 7 रुपए का, तो हाफ किलो का एक पैकेट 7 रुपए का, तो 6000 पैकेट कितना हो जाएगा, इसको फिर 6000 से इंटू करना पड़ेगा, ये तो किलो के हिसाब से है ना. ये देखो हाफ केजी का पैकेट मतलब एक पैकेट, ठीक है, तो एक पैकेट अगर 7 रुपए का बिकेगा तो 6000 पैकेट कितने का बिक सकता है, 6000 इंटू 7 42,000, और एक टीन अगर 15 रुपए का बिकेगा तो 2000 टीन, ये देखो 2000 टीन कितने का बिकेगा, 2000 इंटू 15 30,000 का बिकेगा. तो टोटल सेल वैल्यू इस प्रोडक्ट का हो सकता है, मतलब होगा अगर बिक जाता है तो 72,000. ठीक है, और इस पे 2% जो होगा वो हमारा फ्रेट होगा, इस पे 2% लगा के देख लो 1440 आ रहा है. ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेट का चार्जेस. तो फ्रेट इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम वर्किंग में दिखा देंगे. वन केस कंटेनिंग 50 वॉज लॉस्ट, 50 मतलब 1 किलो वाला टीन was lost in transit and transport carrier admitted a claim of 450, मतलब इसमें भी इंश्योरेंस क्लेम मिला है. At the end of the first year the following information is gathered from the account sales. तो ये अकाउंट सेल से ये सब डेटा मिला है, सेंड बाय द कंसाइनी, जो कंसाइनी ने भेजा था. अच्छा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है. अच्छा, सेल प्रोसीड्स यहाँ पर बताया है 1500 बिका है 1 किलो वाला टीन, 4000 हाफ किलो पैकेट, store rent and insurance 600, find out the value of the closing inventory on consignment, show the consignment account in consign and the consignee account in the books of Bikram Milk Food Company Limited, assuming that the consignee had paid the amount due from him. ठीक है, तो सेम चीज ही है, कुछ कुछ पॉइंट स्पेशलाइज क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम मिल्क फूड्स एंड कंपनी लिमिटेड कंसाइनमेंट अकाउंट. और यहाँ पर कंसाइनी अकाउंट, सुंदर स्टोर, सुंदर स्टोर, ये कंसाइनी का नाम है. अच्छा, सबसे पहले गुड्स सेंट देख लेते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं, सही रहेगा. पहले गुड्स सेंट लिखना पड़ेगा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अब इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से लिखना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है ना, 2-3 डेटा है. तो 2003 1 किलो का है एक एक टीन, और एक एक टीन का कॉस्ट प्राइस है 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2001 kg टीन, 2001 kg टीन इन 1 kg टीन एट द रेट ऑफ 10, तो ये हो गया 20,000. और 6,000 पैकेट्स ऑफ हाफ किलो, 6,000 पैकेट्स हाफ केजी
हाफ केजी वाला एट द रेट ऑफ 6, कॉस्टिंग देखना है हमें, ठीक है। कॉस्ट में ही हम लोग इसको दिखाएंगे कि कॉस्टिंग कितना कॉस्ट लगा के हम लोगों ने भेजा है। सेल वैल्यू अलग होता है, उसमें प्रॉफिट जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट इतने का स्टॉक गया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो बोला है कि कंसाइनी कमीशन 5%, वो तो लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, यहाँ पर फ्रेट का भी लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर लिखते हैं 2, और गुड्स लॉस्ट एडमिटेड क्लेम ये भी दिया हुआ है, और सेलिंग भी दिया हुआ है। 5% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन किसको मिलेगा? सुंदर को। सुंदर स्टोर, टू सुंदर स्टोर। कमीशन, कमीशन के लिए तो मुझे सेल वैल्यू भी पता होना चाहिए, तो बाई सुंदर स्टोर सेल प्रोसीड्स। अच्छा, सेल प्रोसीड्स मतलब 1500 और 4000, 1500 और 4000। 1500 1 किलो वाला बिका है, तो 1500 का कितना हो जाएगा, और 4000 सेलिंग प्राइस बताया हुआ था, उस हिसाब से हमें ऐड करना है। ₹15 और ₹7, तो ये 15 रुपीज और ये 7 रुपीज, तो ये कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 15, ये हो गया 22,500, 22,500, और ये 28,000, तो टोटल कर लेते हैं 50,500, और इस पे कमीशन मिलेगा। कमीशन 5%, इस पे 5% इंटू 5%, तो ये 2525 हो रहा है। कमीशन हो गया 2525 एट द रेट ऑफ 5%। चेक कर लो, सेल के ऊपर इतना ही आ रहा है। अच्छा, ये कमीशन वाला ये मैंने कर लिया कैलकुलेट। उसके बाद बोला है फ्रेट जो है टू पे बेसिस पे जाएगा, ठीक है। फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब होता है कंसाइनी देगा। मैंने बोला ना, ये वाला मतलब भी बताएंगे। द कंसाइनमेंट वाज बुक्ड, मतलब एक एग्रीमेंट हुआ है कि फ्रेट हो जाएगा पे बेसिस। पे बेसिस मतलब जो रिसीव करेगा वो एक बार पे कर देगा, उसके बाद हम लोग पे करेंगे। फ्रेट का खर्चा कौन पे करेगा? जो कंसाइनी है। टू पे बेसिस का मतलब होता है जो कंसाइनी है, जो रिसीवर है उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो रिसीवर होगा गुड्स का। तो यहां पर लिखेंगे फ्रेट। और ये कैसे कैलकुलेट करना है अभी मैंने दिखाया था, एट द रेट ऑफ 2% करके। इसका वर्किंग दिखा देते हैं, देखो फ्रेट कितना हो जाएगा। 2% इंटू जितना टोटल सेलिंग वैल्यू होगा उसके ऊपर, तो टोटल सेलिंग वैल्यू हो जाएगा 5,000 इंटू 15, 5,000 इंटू 15, ये टोटल सेलिंग वैल्यू है। और यहाँ पर 2,000 सॉरी 6,000, ओह मैंने क्या कर दिया, 2,000 इंटू 15 होगा ना, वो 5,000 तो टोटल है, और 6,000 इंटू 7, 6,000 इंटू 7, तो 2% इंटू ये हो गया 30,000, 30,000 टोटल सेल वैल्यू करना है, और 42,000 जो सेलिंग प्राइस होगा उस पे, यानी 72,000 ओवरऑल। क्योंकि फ्रेट पे बेसिस पे होगा ना, तो हम लोग को पूरे प्रोडक्ट के ऊपर ही तो फ्रेट लगाना पड़ेगा। जितना बिका वो तो बाद में पता चला कितना बिका, जब रिसीव हुआ तब तो उसको फ्रेट लगाना पड़ेगा। फ्रेट पे बेसिस पे है, मतलब जितना प्रोडक्ट आप रिसीव कर रहे हो उसका सेल वैल्यू लगाओ। क्यों सेल वैल्यू? बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है सेलिंग वैल्यू पे, तो पूरे प्रोडक्ट पे फ्रेट लगेगा। और पूरा प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है? 72,000, और इसका 2% जो है वो फ्रेट लगाने के लिए कहा गया है, तो 1440 हो जाएगा। फ्रेट हो गया 1440। अच्छा, और एक रेंट एंड इंश्योरेंस था लास्ट में। रेंट एंड इंश्योरेंस, ये देखो यहाँ पर रेंट एंड इंश्योरेंस है 600। अच्छा, ये इस वाले पेज का तो काम हो गया। चलो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो क्लेम मिला है एबनॉर्मल लॉस, तो यहाँ पर लिखते हैं बाई एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं क्लेम, और यहाँ पर पीएल, ठीक है। तो क्लेम कितना हो रहा है? क्लेम हो रहा है 450 का, और लॉस कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा टोटल, और बाकी हमें लिखना पड़ेगा स्टॉक में कितना जा रहा है बाई इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट।
अच्छा, ये तो वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा, इसमें ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, इसमें क्रॉस पोस्टिंग बेसिकली टू कंसाइनमेंट, सेल्स कितना हुआ था 5500, 50,500 बाई कंसाइनमेंट, फ्रेट 1440 का आया हुआ है, कमीशन 2525 कमीशन, फ्रेट हो गया, रेंट इंश्योरेंस 600, सिक्स हंड्रेड 50,500 का सेल करवा दिया है, लेकिन ये सब पेमेंट वो अपना रख लेंगे 1440 1440 2525 और 6000, तो कितना रिम्बर्स करेंगे? ये लो, ये सब क्या दिखा रहा है कैलकुलेटर, 50,500 माइनस 1440 माइनस 2525 माइनस 6000, 40,000 40,000। ये यहाँ पर क्या नहीं लिखा मैंने, तीन चीज, कमीशन, फ्रेट, रेंट एंड इंश्योरेंस, फ्रेट लिखा, रेंट एंड इंश्योरेंस लिख दिया है, कमीशन भी लिख दिया, सारा चीज तो लिखा है 1440 2525 ओ 6000 लिख दिया, ये 600 था इसीलिए गलत हो गया, 600 है, 45,935 45,935 इतना रिम्बर्स करना पड़ेगा बाई बैलेंस रेमिटेड। इसको भी एक तरह से लिखा जाता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाई बैंक बोल के लिख सकते हो कि इतना पैसा मिलेगा, ठीक है, जैसे टू बैंक बाई बैंक, ऐसे हाइफन देके बैलेंस रेमिटेड, इतना बैलेंस रेमिट होगा। तो बाकी तो चीज लिख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग को क्या करना है, सिर्फ स्टॉक और लॉस इन ट्रांजिट ये दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, देखो इसको थोड़ा अलग पैटर्न से करेंगे, इजीली होगा। देखो जैसे लॉस इन ट्रांजिट जो हुआ है उसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। लॉस इन ट्रांजिट कितना यूनिट लॉस हुआ है, यहाँ पर 50 कंटेनिंग 50 यूनिट्स 1 किलो वाला, तो कॉस्ट कितना था, देखो कॉस्ट ऑफ 50 1 kg टीन एट द रेट ऑफ, देखो 1 किलो वाला कितना करके था 10 रुपीज करके, ठीक है, तो इसका कॉस्ट आया था 500, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने फ्रेट लगाया, एक ही खर्चा है देखो फ्रेट, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रेट छोड़ के कोई ऐसा खर्चा नहीं है जो उसमें ऐड होगा, और कंसाइनर का तो कोई खर्चा ही नहीं है, तो कंसाइनी ने जो फ्रेट का खर्चा किया है वो इतने सारे पे कितना किया होगा, तो फ्रेट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये टू पे बेसिस पे है तो पहले ही कैलकुलेट हो गया, दैट्स वाई यहाँ पर फ्रेट का खर्चा लगेगा, नहीं तो बाकी क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे ना तो देखो डिस्ट्रॉय पहले हुआ उसके बाद रिसीव हुआ, तो कंसाइनी ने अपना खर्चा बाद में लगाया है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग खर्चा जो है, लेकिन यहाँ पर कंसाइनी का ये खर्चा जो है ये एग्रीमेंट की तरह हुआ था कि सेल वैल्यू का पूरा आपको अभी पे करना है, बाद में हम लोग वो रिम्बर्स करेंगे, तो ये फ्रेट का खर्चा इसीलिए यहाँ पर ऐड होगा। फ्रेट होता है 2% ऑन सेलिंग प्राइस, अब ये 51 किलो वाले का सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपए करके, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 50, तो ये कितना होता है देखते हैं, 15 रुपए करके 50 और इस पे 2%, तो ये 15 रुपए हो गया, देखो तो 515 रुपीज का टोटल कॉस्ट था, ये इतना जो है ये लॉस हुआ है, लेकिन उसमें हमें क्लेम मिल चुका है 450 का, ठीक है, तो 515 में 450 का क्लेम मिल चुका है, तो लॉस कितना है ये माइनस कर दो, 450 माइनस 550, अच्छा ये 65, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा 515, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे उसको भी इसी तरह से ही कैलकुलेट करेंगे, देखो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक बन सकता है, देखो कितना भेजा गया था और उसमें से कितना बच गया वो हमें चेक करना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे चेक करोगे, देखो ये किलो वाला पहले देख लेते हैं, 1 किलो वाला 2000 यूनिट भेजा गया था, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, देखो 2000 किलो भेजा गया था,
उसमें से 2003 में से 50 लॉस हो गया, और सेल कितना हुआ है, सेल नीचे दिया हुआ है, ये देखो सेल का यूनिट दिया हुआ है 1500। तो फिर यूनिट के हिसाब से कितना बचेगा, 2000 माइनस 1500 माइनस 50, तो ये 450 होना चाहिए। 450 1 kg टीन ये बचा होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक में इतना बचना चाहिए, और इसका वैल्यू कितना करके होगा, कॉस्ट कितना करके था उस हिसाब से करेंगे, कॉस्ट जितना करके था उस हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर कितना कॉस्ट है 10 रुपीज, तो यहाँ पर लगा देते हैं इंटू 10, तो ये हो गया 4500। इतने का मेरा क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है, 450 टीन 1 किलो वाला पड़ा हुआ है 10 रुपए वाला, और इस पे भी फ्रेट ऐड करना पड़ेगा। अब इसका सेलिंग प्राइस देखना पड़ेगा कि 450 1 किलो वाला जो टीन है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 450 इंटू 15, और इसके ऊपर 2% लगाओ। अच्छा 135 आ रहा है, ठीक है 135 आ रहा है सेलिंग प्राइस के हिसाब से। इसको टोटल कर देते हैं 4635, ठीक है ये हो गया 4635। और जो हाफ किलो वाला टीन था उसका देखते हैं, वो भेजा गया था 6000 पैकेट। अच्छा ये पैकेट था, 6000 पैकेट भेजा गया था, और इसमें कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जो बिक गया उसका देखना पड़ेगा। ये बिक गया है 4000, तो ये बच गया है 2000 पैकेट ऑफ हाफ kg एट द रेट ऑफ, इसका कॉस्टिंग कितना था, कॉस्टिंग है 6 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 12,000, और इसका सेलिंग प्राइस जितना था उसके हिसाब से फ्रेट लगेगा। तो 2000 पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना करके होगा, एक एक पैकेट 7 रुपए करके बिकेगा, तो ये बिकेगा 7 रुपया करके, और इस पे 2% लगेगा, 280। तो ये टोटल हो जाएगा 1480। तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा दोनों मिला के, ये दोनों को टोटल करेंगे। अच्छा 1480 प्लस 4635, अच्छा ये तो 12,000 था, मैंने क्या किया 12,000 प्लस 280 ना, 12,280, सॉरी 12,280, ये टोटल मैंने गलत किया, 12,280 प्लस 4,635, तो ये हो जाएगा 16,900 टोटल। ये देखो 4635 प्लस 12,280, तो टोटल 16,915, 16,915 हो रहा है टोटल, 16,915 प्लस 515 प्लस 50,500, तो ये हो गया 6930, 67,930, 67,930 माइनस 1440 माइनस 600 माइनस 2525 माइनस 56,000, 7365, तो 2 PL प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 7,365। तो देखो क्वेश्चन ये उतना टफ नहीं था, आसान था, लेकिन यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये तुम लोग को देखना है, ये मैंने अलग अलग इसीलिए किया क्योंकि एक ही खर्चा है, कंसाइनर ने कोई खर्चा नहीं किया, तो ऑल एक्सपेंसेस इनकट बाय कंसाइनर वाला पॉइंट तो हट गया, सिर्फ हमें कंसाइनी का खर्चा ऐड करना है, वो भी सिर्फ हमें फ्रेट वाला ऐड करना है, ये टोटल फ्रेट जो कंसाइनी देगा, लेकिन यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा वो सेलिंग प्राइस पे होगा अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए इंडिविजुअली सबका सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक स्पेशल पॉइंट था इस क्वेश्चन में। अच्छा ये है इलस्ट्रेशन 6।
ये कौन सा इलस्ट्रेशन 7? अच्छा, 8 का की लास्ट है। अच्छा, ये इनवॉइस वाला है, एक ही ये बचा है, इसको भी करवा देते हैं। ये इनवॉइस वाला नहीं है, मुझे लगा इनवॉइस वाला है, चेक कर लिया। ठीक है, इनवॉइस वाला नहीं है। देखो ये इजी है। इलस्ट्रेशन 7, श्री मेहता मुंबई कंसाइन 1000 केसेस ऑफ गुड्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच। 1000 पीसेस, एक एक हजार करके एक एक पीस था जो भेजा गया है प्रोडक्ट टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग चार्जेस, ये सब मेहता ने पे किया है। अच्छा, उसके बाद श्री सुंदर सेल 700 केसेस 1400 पर पीस, और ये उन्होंने अपना खर्चा दिया है। क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउस, पैकेजिंग एंड सेलिंग, तो ये कंसाइनर का खर्चा ऊपर में जो दिया हुआ है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कंसाइनी का खर्चा एकदम डायरेक्टली दे दिया। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया दैट इज स्टिल इन ट्रांजिट वाला पॉइंट आया, जो अभी तक किसी क्वेश्चन में नहीं आया था। श्री सुंदर इज एंटाइटल टू कमीशन 10% ऑन ग्रॉस सेल, ड्रॉ ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुंदरम अकाउंट। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट हम और इन द बुक्स ऑफ नहीं लिख रहे। ठीक है, तो इसी पेज में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो जाएगा 10 लाख, क्योंकि 1000 इंटू 1000 हो रहा है। ठीक है, तो 10 लाख हो गया। अच्छा, उसके बाद टू कैश हो जाएगा, टू कैश या बैंक, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग, टेन थाउजेंड, 30,000, 10,000, 10,000, 30,000, 10,000, तो 10, 10, 20, 30, 50,000। अच्छा, और यहाँ पर बताया सेल क्या है, 700 एट द रेट ऑफ 1400 करके, तो बाई कंसाइनी, कंसाइनी का नाम है सुंदरम, सेल, तो कितना होगा 1700 इंटू, सॉरी 700 इंटू 1400, तो 9,80,000 हो रहा है, 9,80,000। अच्छा, उसके बाद क्लियरिंग, ये सब सुंदरम ने एक्सपेंसेस किया है, क्लियरिंग, वेयर हाउस, स्टोरेज, पैकेजिंग, सेलिंग, तो टू सुंदरम, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस, क्लियरिंग, पैकेजिंग। अच्छा, क्लियरिंग 8,500, क्लियरिंग चार्जेस 8,500, वेयर हाउस चार्जेस 7, क्लियरिंग 17,000, वेयर हाउस चार्जेस 17,000, पैकेजिंग 6,000, पैकेजिंग एंड सेलिंग 6,000। अच्छा, उसके बाद 50 लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 स्टील इन ट्रांजिट, कमीशन मिलेगा 10%, तो कमीशन का एंट्री कर देते हैं, कमीशन 10%, इसके ऊपर 9,80,000 का 10%, 98,000 होना चाहिए आई थिंक, हाँ 98,000। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस और बाई स्टॉक इन ट्रांजिट, ट्रांजिट को इस तरह से डिनोट करना पड़ेगा, और बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक या इन्वेंट्रीज लाइंग विथ कंसाइनी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं यहीं पर। वर्किंग नोट में चेक करना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट 1000 यूनिट 10 लाख,
ऐड करते हैं ऑल एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर। यहां पर मिल जाएगा 50,000, 10,50,000। ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। फिर यहां पर लेस करना पड़ेगा स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट और लेस स्टॉक डिस्ट्रॉयड, और अमाउंट देखना पड़ेगा। स्टॉक स्टील इन ट्रांजिट है 50, फाउंड 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 स्टील इन ट्रांजिट। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इसका वैल्यूएशन निकालना है। अगर 10,50,000 करेंटली 1000 पीसेस का वैल्यू है तो एक एक पीस का वैल्यू 1050 हो जाएगा, इनटू 100 कर लो तो 1,05,000। ठीक है, 1,05,000। सिमिलरली 50 यूनिट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, या फिर से यूनिटरी करके देख सकते हो, 52,500 होगा। चेक करके देख सकते हो 52,500। तो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 52,500। स्टॉक इन ट्रांजिट, इसका वैल्यू हो जाएगा 105,000। ठीक है, अब इसको लेस कर लेते, कितना पहुंचा होगा, 1000 में से 150 नहीं पहुंच पाया तो 850, और इसका वैल्यू 10,500 माइनस 105 और 52,500, 8,92,500। अब यहाँ पर एक्सपेंसेस होगा नॉन रिकरिंग, वेयर हाउस है, क्लियरिंग है, पैकेजिंग सेलिंग। तो सिर्फ कौन सा होगा बताओ, पैकेजिंग सेलिंग तो नहीं होगा, कमीशन भी नहीं होगा, वेयर हाउस एंड क्लियरिंग ये दो होगा। दोनों मिला के कितना होता है 17,000 और 8,500। तो ऐड करना पड़ेगा, ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। टोटल कर देते हैं 17,000 और 8,500, 25,500, 25,500, और इसका टोटल आ जाएगा, यहाँ पर दिखा देते, ये देखो 850 आ गया, 8,92,500। ये 92 ही, हाँ 92 ही होगा। अच्छा, तो ये हो गया 9,18,000। अब इसमें से सेल कितना हो गया, इसमें से सेल हो गया 700, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 150, 150। तो ये हो गया है 850 का वैल्यू, तो 150 का वैल्यू हो जाएगा 1,62,000। 1,62,000। अच्छा, क्या गलत कर दिया मैंने, 8,90,000, ये 92 है, ये देख लेते एक बार। 1050 माइनस 10,500 माइनस 52,500, 9 लाख, क्या सब आ जा रहा है, 10,540 10530 52,500, 8,92,500, 8,92,500। ठीक है, इसमें ऐड हो जाएगा 17,000 और 8,500, 9,18,000, और ये 850 हो रहा है। 850 में से कितना बिक गया है, 850 में से बिक गया 700, तो 150 बचना चाहिए, तो डिवाइडेड बाई 850 इंटू 150, 1,62,000 हो रहा है, लेकिन आंसर तो कुछ और है, 1,59,000 है। क्या गलत हो गया, गलत तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। वेयर हाउस पैकेजिंग सेलिंग क्लियरिंग चेक करते हैं एक बार। वेयर हाउस एंड स्टोरेज है,
एंड स्टोरेज है, सिर्फ वेयर हाउस नहीं है, वेयर हाउस एंड स्टोरेज है। सिर्फ क्लियरिंग आएगा इसका मतलब। ये देखो, ये सिर्फ वेयर हाउस एंड स्टोरेज है। अच्छा, वेयर हाउस एंड स्टोरेज ये तो रेकरिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टोरेज जब भी आ रहा है तो ये रेकरिंग खर्चा हो जाएगा, तो हमें नॉन रेकरिंग लेना है। देखते हैं मैंने वेयर हाउस को क्या लिख पाया था तुम लोगों को। वेयर हाउस एंड स्टोरेज एक बार चेक करते, एक्सप्लेनेशन क्या था। वेयर हाउस एंड गोडाउन रेंट, वेयर हाउस एंड स्टोरेज नहीं लिखवाया था। क्लियरिंग चार्जेस, नॉन रिकरिंग, कस्टम ड्यूटी, कैरेज, ये सब लिखा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, गोडाउन रेंट, ऑफिस एंड एडमिन। भाई स्टोरेज मतलब गोडाउन जैसा ही हो गया। वेयर हाउस मतलब जहां पर रखा जाता है स्टॉक को, जब हम लोग अपने जो बिजनेस प्लेस है वहां तक ले जाने के पहले अगर हम लोग कहीं पर भी भाड़ा में उसे रखते हैं, गवर्नमेंट से ये प्रोवाइडेड होता है कभी कभी वेयर हाउस जो होता है, या फिर कंपनी अपना अपना बना रखती है भाड़ा में, तो वेयर हाउस एंड स्टोरेज है ना, तो ये तो रेकरिंग खर्चा होगा। ये गलत हो गया मेरा आइडेंटिफिकेशन, तो ये 17,000 यहाँ ऐड नहीं होगा। वेयर हाउस एंड स्टोरेज नहीं है, सिर्फ ये वाला आएगा। क्लियरिंग 8,500। वेयर हाउस एंड स्टोरेज जो है ये नॉन रेकरिंग होगा, सॉरी रेकरिंग है इसीलिए नहीं आएगा। तो 8,92,500 प्लस 8,500, तो 901,000 डिवाइडेड बाई 850 इंटू 150, 1,59,000 ये आ जाएगा। 1,59,000 वेयर हाउस एंड स्टोरेज था, ये देखना चाहिए था मुझे। स्टोरेज होने से ही तो वो रेकरिंग हो जाएगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, 1,59,000, 10,000, 1,500, 5,000, 52,500 और 9,80,000, तो ये हो जाएगा 12,96,500, 12,96,500 माइनस 10,50,000, 17,000, 8,500, 6,000, 98,000, 1,17,000 profit on consignment. $12,96,500। अच्छा, इसको तुम लोग थोड़ा अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन कर लेना, और सिर्फ सुंदरम अकाउंट बनाना है वो तुम लोग बना लेना, ठीक है। इसमें सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग ही करना है, टू कंसाइनमेंट और बाई कंसाइनमेंट लिखे, वो और हम नहीं बना रहे। नेक्स्ट दिन हम लोग जो इनवॉइस वाला है वो करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार तुम लोग अपने हिसाब से जरूर प्रैक्टिस करना, तो नेक्स्ट दिन इनवॉइस वाला करने से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कंसाइनमेंट जो है। बाय मैम। अच्छा बाय। बाय मैम। हाँ बाय।